जय हिंद दोस्तों। माय नेम इज़ सौरभ। वेलकम टू पाथवे टू यूपीएससी। आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ है। आप हमारी जर्नी में हमारे साथ जुड़िए और इसे अपनी जर्नी भी बनाइए। हम आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ये अश्योर करना चाहते हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अपनी यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। देखिए, ये जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का, चैप्टर 1 क्लास 6 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये आपको मेंस एग्जाम यानी कि आंसर राइटिंग में, एस्से राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, मगर मेजर जो हेल्प होगी आपकी वो मेंस आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग में होगी, इंटरव्यू में होगी। ठीक है, तो हम हर एक बात को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं भी कोई हौच पौच नहीं होगा, कोई रश नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए बस। देखिए, हम इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे एनेक्डोट्स का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी का एक कोट है, आर एबिलिटी टू रीच। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स में इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप हर सब्जेक्ट की अपनी अलग एक कॉपी बनाएं और जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, वो आप अपने नोट्स में ऐड करें। यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी will be the beauty and the test of our civilization by महात्मा गांधी। गांधी जी कहते हैं कि our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilization। यानी कि हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो क्षमता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर पहुंच सकती है अगर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अपने क्लियर फॉर्म में, यानी कि प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट अगर करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते हैं तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ही सक्सेसफुल सिविलाइजेशन मानी जाएगी। हमारी सिविलाइजेशन का जो टेस्ट है वो इसी बात पे निर्भर करता है कि क्या हम अपनी डाइवर्सिटी को यूनिटी में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको ऐसा बनाए रख पाएंगे या नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा सारी चीज़ें समझने से पहले कि क्या हम अपनी डाइवर्सिटी को समझते हैं या नहीं समझते हैं, या हम जो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं किसी एक बहुत ही कायदे के प्रोफेशन में अपने आप को डालना चाहते हैं, क्या हम इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर हम इनको नहीं समझ पाएंगे, तो ये हो सकता है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर लें, हम किसी तरीके एग्ज़ाम क्लियर कर लें, लेकिन हम कभी अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, कभी अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे। हम सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन का नीड है, जो सोसाइटी की नीड है हमारे, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हम एक फेलियर ही रह जाएंगे अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली नहीं समझ पाए तो। देखिए, अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। देखिए, हम इंडियंस और यूएसए, मान लीजिए इंडिया और यूएसए दो कंट्री है। इंडिया जिस थ्योरी पे बिलीव करता है डाइवर्सिटी की, उसको बोलते हैं
सैलेड बाउल थ्योरी। और यूएसए जिस थ्योरी पे बिलीव करता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट थ्योरी। सैलेड बाउल थ्योरी और मेल्टिंग पॉट थ्योरी, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एसेज में और अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सैलेड बाउल थ्योरी ये कहता है कि मान लीजिए एक बाउल है जिसमें कैरेट भी है, आपका अनियन भी है, रेडिश भी है, और बाकी लेटस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। ये है तो एक बाउल, ये है तो एक बाउल, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनकी अपनी खुद की भी आइडेंटिटी है। इसी कॉन्सेप्ट, इसी डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को बिलीव करता है इंडिया, कि आप एक भारत के नागरिक तो हैं, एक देश के नागरिक तो हैं, लेकिन आपकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है। इसको बोलते हैं सैलेड बाउल थ्योरी। दूसरी तरफ यूएसए जिस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट थ्योरी। मान लीजिए एक सॉइल थी, ये एक सॉइल था जिससे पॉटर ने ये एक पॉट बना दिया। अब ये यहां पर एक, यहां से सॉइल लिया गया, यहां से सॉइल लिया गया, यहां से सॉइल लिया गया, ठीक है, अलग अलग रीजन से सॉइल लिया गया, लेकिन ये सब मिल करके एक पॉट बन गया। अब यहां पर ये इस पॉट की तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, लेकिन इन ये जो सॉइल्स हैं, ये जो अलग अलग जगह से सॉइल लिए गए हैं, इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची। यानी कि देश की एक आइडेंटिटी है, लेकिन उन सॉइल्स की कोई आइडेंटिटी नहीं बची, वो मेल्ट हो गई है। तो यूएस इस थ्योरी पे बिलीव करता है, इंडिया इस थ्योरी पे बिलीव करता है, ताकि आपकी आइडेंटिटी भी बची रहे। आप इंडियन तो हैं, लेकिन आप असल में क्या है, आपका ओरिजिन क्या है। तो इंडिया इस डाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा सराहना देता है और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो भी बची रहे। ऐसा ना हो कि आप देश की आइडेंटिटी के सामने आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए और अपने आंसर्स में, अपने एसेज में इसको यूज़ करिए, इंटरव्यू में यूज़ करिए, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प होगी। आगे समझते हैं। आपको इस चैप्टर में डाइवर्सिटी को समझने के लिए कुछ स्टोरीज बनाई गई हैं। जैसे एक समीर है, समीर नाम का एक बच्चा है, समीर 1, और एक और समीर है जिसको कहा गया है समीर 2 इस चैप्टर में। समीर 1 बहुत ही अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छा खाता पीता है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, एजेंसीज हैं, उसके पास सारी फैसिलिटी है। समीर 2 बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, वो न्यूज़पेपर बेचता है सड़कों पर, रेड लाइट पर, और वो देख रहा है समीर 1 को कि उसके पास सारी चीज़ें हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करी गई है कि एक इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, यानी कि समीर 1 के पास सब कुछ है, समीर 2 के पास कुछ भी नहीं। नाम सेम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह समझाया जा सके कि हो सकता है दो लोगों का नाम सेम हो, लेकिन उनका जो ओरिजिन है, उनका जो लाइफ का स्ट्रगल है, उनके पास हैव और हैव नॉट्स का जो प्रॉब्लम है वो कितना ज्यादा हो सकता है। इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम इंडिया के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि भले ही देखिए दो लोगों का नाम सेम है, लेकिन दो लोगों का ओरिजिन, दो लोगों का जो भविष्य है वो कितना ज्यादा डिफरेंट है, दो लोगों का जो वर्तमान है वो कितना ज्यादा डिफरेंट है, एक का कितना ज्यादा स्ट्रगल है, एक के पास सारी एजेंसीज हैं, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करिए। आगे एक और स्टोरी मिलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें यह समझना
केरला और लद्दाख। केरला और लद्दाख, देखिए भारत देश में दो जगह हैं, एक जगह है केरला, एक जगह है लद्दाख। अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको सॉरी, मैप अभी ऐसा बन रहा है, इसको माइंड मत करिएगा। लद्दाख आपको इस रीजन में मिलेगा, केरला आपको इस रीजन में मिलेगा। अगर मैं दूसरे, यहां मिलेगा केरला, यहां मिलेगा लद्दाख, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि हम दोनों की ज्योग्राफीज को अगर देखें तो ये कोस्टल है, कोस्टल है, और ये माउंटेनियस है, माउंटेन में मिलता है ये, ठीक है। ये कोस्ट में मिलेगा आपको, ये माउंटेन में मिलेगा। यहां पर आपको वुल मिलेगा, यहां पर आपको मसाले मिलेंगे, कार्डमम मिलेगा, स्पाइसेस मिलेंगे, ठीक है। यहां पर जो लैंग्वेज है वो दूसरी हो सकती है, यहां पर लैंग्वेज दूसरी हो सकती है। यहां पर क्रिश्चियनिटी का आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा, यहां पर आपको मुस्लिम मिल सकते हैं, आपको हिंदू मिल सकते हैं, बुद्धिस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड रूट, ओल्ड ट्रेड रूट का पार्ट है। ओल्ड ट्रेड रूट जो हम एक ट्रेड रूट जाता था जो एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, उसकी उसकी वो यहाँ पर हमें उसका यहाँ पर मालूम चलता है। केरला में दूसरा रीजन है, यहाँ पर पोर्टुगीज आए, यहाँ पर कोस्ट है, यहाँ पर कोस्ट है, कोस्ट के थ्रू यहाँ पर ट्रेड होता था। तो दोनों की हिस्ट्रीज और ज्योग्राफीज कितनी ज्यादा डिफरेंट हैं। और हमें ये पता, देखिए लद्दाख तो एकदम कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। केरला क्या है? कोस्टल है, यहां पर ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो हमें समझने की कोशिश ये करनी पड़ेगी कि ज्योग्राफी डिफाइन करती है हमारा कल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ज्योग्राफी डिफाइन करती है हमारा कल्चर, ठीक है। ज्योग्राफी डिफाइन करती है हमारा कल्चर। इस बात को बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर रहते हैं तो आपको आगे कुछ चीजें समझने में बहुत हेल्प होती है और कहीं पर आप कंफ्यूज नहीं होते हो, ठीक है। तो हमें यह पता चलता है कि लद्दाख और केरला ये दो अलग अलग रीजन हैं, इनकी ज्योग्राफी पूरी तरीके से अलग है, इनका कल्चर पूरी तरीके से अलग है। अब इस डाइवर्सिटी को हमें समझना पड़ेगा, इस डाइवर्सिटी को, लद्दाख और केरला की डाइवर्सिटी को हमें समझना पड़ेगा। हमें क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि हमें इंडिया को समझना है, हमें इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की हिस्ट्री, हमें इन सब चीजों को अगर अच्छे से समझना है तो हमें यह कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि देखिए एक तरफ लद्दाख है, एक तरफ केरला है, दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। तो जब कल हमारे सामने कोई लद्दाख का बंदा आता है और कोई केरला का बंदा आता है, तो हमें इन दोनों बंदों को इंसान के तौर पर देखना है और यह समझना है कि भैया ये जो दो लोग हैं ये दो अलग अलग रीजन से आते हैं, इस वजह से इनमें ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इस वजह से है क्योंकि इनकी ज्योग्राफी डिफरेंट है। तो हम सारे, मैं और आगे इस कॉन्सेप्ट में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी का रेपरकशन क्या होता है, डाइवर्सिटी का पॉजिटिव रेपरकशन क्या हो सकता है, डाइवर्सिटी का नेगेटिव रेपरकशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप ये समझने की अभी कोशिश करिए कि डाइवर्सिटी की, इंडिया में डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी किस तरह से है और डाइवर्सिटी क्यों है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल, एनसीईआरटी इज अ फैबुलस बुक, जिसमें दिया गया है कि लद्दाख और केरला का एग्जांपल, हम लद्दाख और केरला के एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
तो आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाइए। आप इस एग्जाम्पल को आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। लद्दाख और केरला वाले समीर 1 एंड समीर 2 वाले एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर ओवरऑल आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताता है। अगर हम अब आगे चलते हैं तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब हम समझेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसकी बात हम लोगों ने पहले की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमें यह समझना पड़ेगा। देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर ना होती तो हमारे लिए फ्रीडम पाना अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश राज से, वो शायद इम्पॉसिबल होता। जलियांवाला बाग में जो मैस्केयर हुआ वो सिर्फ किसी एक धर्म के लोगों का नहीं हुआ, वहां हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, सिख भी बेचारे मरे, सब कोई ने अपनी शहादत दी। आप पूरी फ्रीडम स्ट्रगल की जर्नी देखिए, वहां पर आपको यह चीज कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोग अपनी शहादत दे रहे हैं। पूरी अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आकर के उस समय किसी ने कुछ नहीं सोचा कि इंडिया किसका है किसका नहीं है। वहां उस समय सब इंडिया को अपना मानते थे और सब ने अपनी शहादत दी। उस वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि वी शुड ऑलवेज appreciate our diversity and accept it. If you want to get through the civil services examination, which is also known as the steel cover of India, you should understand these concepts thoroughly and ingrain this concept within yourself so that you will emerge as a positive officer, as an officer who really knows the soul of India. तो आपको इन सब चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आप एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और उससे भी ऊपर आप एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. तो कहने की बात ये है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा विविध है, उसमें अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग तरीके के कस्टम्स और बिलीव्स को एक्सेप्ट किया गया है, प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया गया है, एक्नॉलेज किया गया है और बढ़ावा भी दिया गया है। It was Nehru who coined that phrase, unity in diversity. So I hope आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस चैप्टर को आप एक बार चाहें तो वर्ड टू वर्ड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई। इस चैप्टर का होल सोल जो एम था वो यही था कि आप डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें और हमारा साथ दें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस जर्नी को आगे ले जाएंगे। थैंक यू।